गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग, जल्दी से आ जाएं फटाफट। हम लोग इसको क्वेश्चन जो कर रहे थे इसमें कुछ कर लिया गया था, तो हम थोड़ा सा आगे देखें कहां तक। 76 या 75 ऐसे कुछ हुआ था, देख लेते हैं। हाँ ये हो गया था, ये चलिए 77 तक कल हो गया था। सब लोग इस क्वेश्चन को देखें फटाफट और जवाब दें। सब लोग 78 को आप लोग देखें और इसका जवाब दें। 78 को सब लोग देखें और इसका जवाब दें। ELT का पेपर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे कि 10-15 क्वेश्चन रोज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उस पर भी हम लोग गौर कर रहे हैं, ठीक ना। केवल अगर पेपर के क्वेश्चन का केवल आपको आंसर बता देना हो या केवल उतना ही सोल्यूशन बता देना हो तो पर्याप्त है, 2 घंटे से 2.5 घंटे, ठीक ना। लेकिन हम लोग रोज 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन उससे इर्द गिर्द जितनी बातें हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब दें आप लोग। 78 को देखें क्या कह रहा है। गिवन दैट दिस सेट Z ऑफ इंटीजर फॉर्म ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। देखो Z इंटीजर का सेट है, जिसे आप जानते हो इंटीजर का सेट होता ही होता है। इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड किया गया है इसके ऊपर, सही ना। और ये ग्रुप बना रहा है, और स्टार कैसे डिफाइंड, जरा ध्यान दीजिए। ए स्टार बी जो डिफाइंड है वो ए प्लस बी प्लस 1 से डिफाइंड है, कि मतलब जेड के 2 एलिमेंट लेके आपस में ऑपरेट करें तो वो क्या होगा, दोनों का योग +1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको -2 का इनवर्स निकालने के लिए कहा है। -2 का क्या निकालने के लिए कहा है, इनवर्स, सही है। -2 का इनवर्स निकालने के लिए कहा है। तो हम जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत ग्रुप आपको पता है तो हम लोग जानते हैं कि जब तक इनवर्स नहीं निकाल सकते तब तक कि हमें आइडेंटिटी ना पता हो। आइडेंटिटी पता होगा तब हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी तो हम जान पाएंगे कि इनवर्स क्या होगा। देखो क्या कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये होता है आइडेंटिटी होने का, कि अगर मान लिया ई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जेड का, तो आप जानते हो किसी भी एलिमेंट के साथ ई को ऑपरेट करोगे तो उस एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आइडेंटिटी होने के लिए। तो पहला काम आप आइडेंटिटी देखो। तो हम मान लिए आइडेंटिटी है, तो ए स्टार देखो, ए स्टार ई बराबर ए होगा, तो देखो क्या आएगा। ए स्टार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। गौर करिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए ये आपकी आइडेंटिटी आ गई किसकी, यह ऑपरेशन के साथ जेड के अंदर कौन आ गया, ई बराबर -1। अब जरा ध्यान दो, अगर एक एलिमेंट ए है, इसका इनवर्स अगर बी है, तो ग्रुप का यही कंडीशन होता है कि इन दोनों को आपस में अगर आप ऑपरेट कर दें तो हमको आइडेंटिटी मिलता है। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ हम ऑपरेट कर दें तो हमको क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। तो देखो आइडेंटिटी हम लोग निकाल चुके। हमसे इनवर्स किसका पूछ रहा है, -2 का। हम मान लेते हैं -2 का इनवर्स बी है। यहां देखो, यहां बीच में लिख दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि -2 का इनवर्स बी है, तो -2 को अगर हम बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी हमारा कितना है, -1 है। अब इस पर जो ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलो, ये जैसे डिफाइंड है क्या, दोनों का योग +1, तो -2 प्लस बी प्लस 1 बराबर -1। अब जरा ध्यान दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दें। तो अगर आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर देखो हम लिख देते हैं कि ए इधर गया तो आपका ये मिल गया -2
प्लस बी इज इक्वल टू -2, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, -2 कैंसिल, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब -2 को अगर हम 0 से ऑपरेट करें, ऐसे -2 को अगर हम 0 से ऑपरेट करें, यहां देखो ये ऑपरेशन ये है, डाट मत समझ लेना कि -2 से हम 0 को ऑपरेट कर रहे हैं यार, तो 0 आना चाहिए, ये ऑपरेशन है ये, ठीक ना। तो ये हमको जो देगी वैल्यू वो कितना देगी ये, और ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे, सही ना। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, -2 का इनवर्स ये है। अब इसी क्वेश्चन में आप देखो, इसी क्वेश्चन में आपका 2021 में जीआईसी में यही क्वेश्चन पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे पूछा है कि ए का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स पूछा है आपसे, इनवर्स ऑफ ए, कोई एलिमेंट ए दिया है, ए का इनवर्स पूछा है, एक बार सी दिया है, सी का इनवर्स पूछा है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पे ए का इनवर्स पूछा है, सी का इनवर्स पूछा, बस इतना है, ठीक है। तो आप इसको जैसे हमने सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करोगे, तो ए का जो इनवर्स आता है वो -2 और -a आता है। अगर इसी के जगह पर सी कर दो तो सी का इनवर्स -2 -c, तो ऐसे देख लें, जो -2 का इनवर्स आया था तो अपने आप आपको दिख जाएगा -2 -2 कैंसिल होके यही 0 आ गया है। तो ये समझिए, इस ऑपरेशन के लिए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, आप याद रखो ये क्वेश्चन रामबाण है, कई बार आया हुआ है, तो ये ऑपरेशन अगर डिफाइंड किया गया हो तो ए एलिमेंट का इनवर्स हमेशा -2 -a आता है, चाहे जो, बस इसी ए को आप परिवर्तित कर दीजिए। बी का पूछा है तो यहां बी आ जाएगा, 2 पूछा है तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 का पूछा है तो 3 आ जाएगा, बस ए रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, 79 का क्वेश्चन बताएं, सब लोग जवाब दें 79 का, आप लोग 79 का जवाब दें। 70 बिल्कुल सही है बाबू सुशील जी, 79 का जवाब दें। 79 को अगर ध्यान से देखें आप तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको इसको दिमाग लगाना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका हो गया। क्या क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से, इसमें हमको कुछ नहीं करना, इसको देखो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 प्लस 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 11, फिर प्लस 11 × 15, ऐसे चलते जाओ, यही होगा कंडीशन। आपसे कितने टर्म का पूछा है जरा ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, पहले 10वां टर्म तो बताओ क्या है। देखो पहले पोजीशन पे ए है, अंतर कितने का हो रहा है, 3 से 4, तब 7 हो रहा है। तो आप जरा ये बताएं कि 10वें पोजीशन पे जो आपको एलिमेंट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा। ए बराबर 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हम, और n की वैल्यू 10 है, तो हमें क्या बताना है, tn बताना है, T10, तो कितना आ जाएगा बोलो, 3 + n-1 यानी कि 3 × d, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा, a की वैल्यू 3 हो गई और डिफरेंस d की वैल्यू 4 हो गई और ये n की वैल्यू 9 हो गई। तो हम लोग जानते हैं tn की वैल्यू a + n-1 × da तो होता है, तो a 3 हो गया प्लस गुड़े ये हो गया आपका 9, और 9 गुड़े कितना, d की वैल्यू 4 है, 9 चौक 36 और 3 39 हो गया। तो आप अगर इसी का 10वां टर्म लिखें, 10वां टर्म, तो देखो ये 39 आ गया। देखो हम पहले वाले के हिसाब से निकाले हैं, तो पहला वाला 39 हुआ और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 39, 1 40 और 3 43 तक जाएगा। ये इसका योग आपको निकालना है। ये तो हमने ये बताया कि लास्ट इसका क्या होगा, ये होगा 39 गुणे कितना, 43 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा आप अगर सिस्टमेटिक देखें, इसको आप लिख दिए होंगे, इधर देखो,
अगर आप थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसको देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन या अलग अलग कर दे तो देखो क्या आएगा। ध्यान दो, हम बाहर अभी लिखेंगे इसको। देखो अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 1/3 माइनस 1/7, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, 7 माइनस 3 ऊपर 4 और यही आ जाएगा। तो देखो हम नीचे ऊपर 4 आना है, हम नीचे 4 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। ऐसे यहां भी होगा, देखिए 1/7 माइनस 1/11, ऐसे 1/11 माइनस 1/15, ऐसे करते चले जाएं, जो हमारा लास्ट में होगा 1/39 माइनस 1/43, ये हो गया। और आपको दिख रहा होगा सब कैंसिल होके चले जाएंगे। हमारे पास सबसे छोटा शार्ट ट्रिक में क्वेश्चन इतना, और पहला बचेगा और लास्ट बचेगा। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 43 माइनस 3, 3 गुणे 43। तो यहां देखो 43 माइनस 3 यानी कि 40, तो 40 बटे 4 तो पहले था, और 43 गुणे 3 129 हो जाएगा, और 4 दहा में 40। तो आंसर जो आएगा 10। बहुत ज्यादा ये देखिए शिल्पी उल्पी जो भी दिए गए हैं उन सबके आंसर पर आप भरोसा ना करिए। कई जगह आप देखेंगे ये आंसर दिया गया है 40/129, तो उस पर थोड़ा सा भरोसा कम करिएगा, ठीक है। आंसर आपका जो है वो कितना है, 10/129, ठीक। ठीक है, 79 का एक बिल्कुल सही है बाबू। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाएं आप लोग फटाफट। 80 को देखें, 80 क्वेश्चन देखें। ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि आपको याद होना चाहिए कि दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उसमें कह रहा है कि एक कॉमन आपका क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसके लिए कंडीशन यही आता है, सी आता है। डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन कैसे होता है चलो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि दोनों में अल्फा इसका कॉमन रूट है, तो पहला इक्वेशन देखो क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरे वाला भी अल्फा ही सोल्यूशन है, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बी अल्फा, बी डैश अल्फा है, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, सी डैश। ये दो इक्वेशन आ गए। दोनों का वज्र गुणनखंड करना हम लोग जानते हैं, वज्र गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो वज्र गुणनखंड क्या होगा, हम पहले अल्फा स्क्वायर को पकड़ते हैं, लिख देते हैं अपान में, इसको ढक देते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, तो क्या जाएगा, बी डैश सी माइनस बी सी डैश। फिर अल्फा पकड़ते हैं, तो जैसे मैट्रिक्स करते हो, जब दूसरा वाला पकड़ते हैं ना तो माइनस में आता है, तो इसका इंटू इतना करना, हम उल्टा कर दे रहे हैं इसको, उल्टा देखो, ये उल्टा तो नहीं कर दिया, इसको पकड़ा इतना माइनस इतना, 1 मिनट, ठीक। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं, देखो मैट्रिक्स में ऐसे होता है ना, ए बी सी डी, तो हम लोग गुणा इसमें करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस, वैसे चलता है बिल्कुल। तो ध्यान दो, इसको हमने ढक दिया, तो अब क्या करोगे, इतना का इतने से करो, बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर। अब दूसरे वाले में आप जानते हो, जब मैट्रिक्स में आप दूसरा रो पकड़ते हो ये, तो माइनस में आता है, तो माइनस में आता है तो क्या लिखोगे, अल्फा अपान, देखो इसको छोड़ दिया, तो इस इतना इंटू इतना माइनस इतना करना, तो उल्टा कर दे रहे हैं हम, ए डैश सी माइनस ए सी डैश, और यहां कांस्टेंट 1 अपान, इसको छोड़ दो, इसका गुणा इसमें, बी डैश ए माइनस बी ए डैश, ये आ गया। इसमें देखिएगा हमने माइनस से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, नहीं यहां पहले माइनस आता है, अगर माइनस लिखते आप इसको छोड़ते तो हम लोग इतना गुणे इतना माइनस इतना गुणे इतना करते ये। तो यहां से अगर आप देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अल्फा की वैल्यू, इसको और इसको ले लिया तो कितना आएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपान बी डैश ए माइनस बी ए डैश, और अल्फा स्क्वायर बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान
वी डैश ए माइनस ए सी डैश। अल्फा की वैल्यू यहां आ गई, यहां उठा के क्या करो, पुट कर दो। इसमें अल्फा की वैल्यू हम लोग अगर पुट कर देते हैं ये वाली ऊपर वाली, तो देखिए क्या आती है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आपको मिल जाएगा। इसको वैल्यू रख दें तो देखिए क्या आएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर नीचे बी डैश ए माइनस बी ए डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान बी डैश ए माइनस ए सी डैश। यहां से एक पावर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका तिर्यक गुणा यहां कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए डैश सी, देखो ए डैश सी माइनस सी डैश ए का स्क्वायर, इसका तिर्यक गुणा आप वहां कर देंगे तो देखिए बी सी डैश पहले से है माइनस बी डैश सी इंटू में क्या आएगा, ए बी डैश माइनस डैश। ये देखो एक पावर ये है ना, यहां देखो इधर से एक पावर इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहां पर यही आ जाएगा। हम लिख देते हैं एक बार फिर से, ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर बराबर बी सी डैश माइनस बी डैश सी और इंटू में बी डैश ए माइनस बी ए डैश, यही वाला सी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए फटाफट 81 पर आ जाओ, सब लोग जल्दी से जवाब दें। 81 पर जवाब दें बाबू, बिल्कुल सही है अभिषेक जी, 81 का जवाब दीजिए, 81 का जवाब दीजिए फटाफट, 81 का जवाब दें, 81 का आप लोग जवाब दें फटाफट जल्दी से। जल्दी से जवाब दें फटाफट, 81 का जल्दी से बताएं क्या होगा 81 का। जल्दी करिए जल्दी, चलिए ध्यान दीजिए। The value of p for which the sum of the squares of the roots of the equation इतना is minimum, कह रहा इस इक्वेशन का जो भी रूट है उसके स्क्वायर का योग कर दें, वर्ग का योग जब मिनिमम होगा तो p की वैल्यू कितनी होगी, यही तो बात पूछा है आपसे। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट अगर मान लिया अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा में संबंध आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इसका रूट अल्फा और बीटा होता, ध्यान दो, अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी आता, तो माइनस बी की जगह पर कितना हो जाएगा, p माइनस 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये माइनस p प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट निकाल दो, क्या, यानी कि आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम जानते हैं इसका फार्मूला, आप भी जानते होंगे, इतना स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चूंकि इसको क्यों हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू इस रूप में पता होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इस रूप में लिखा जाता है कि दोनों के योग का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको यहां पता है, तो p माइनस 2 का स्क्वायर ये हो गया और माइनस 2 माइनस p प्लस 1 हो गया। तो यही देखो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये सही है। आपसे कहा ये वैल्यू जब मिनिमम होगी तो आप जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वैसे निकालते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इधर उधर, जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो वैसे निकाल दो, आपको और आसानी से काम हो जाएगा। माइनस 2 माइनस p प्लस 1, ये समझो। अब ये s एक p का फंक्शन है, इसका मिनिमा निकालना है हमको, तो क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में निकाल लो, कितना आ जाएगा, ds अपॉन dp बराबर कितना, 2
p माइनस 2, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हो, p का -1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। सही है, तो बराबर कितना आ जाएगा 2p -4 + 2, तो ये आ जाएगा कितना 2p - 2। सही ना, तो देखो ds अपान, यहां लिख दे रहा हूं, ds अपान dp जो आ गया वो कितना आ गया है 2p - 2 आ गया। और सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, ये लगे हाथ, dp का स्क्वायर बराबर 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। तो p की कोई भी वैल्यू हो, सबके लिए आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो यहां देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 करके देख लो क्या वैल्यू मिलेगी, तो 2p - 2 = 0, तो p की वैल्यू 2/2 यानी कि कितनी 1, यानी कि p की वैल्यू 1 पर आपको इसके रूट के स्क्वायर का योग हमेशा मिनिमा होगा। यही क्वेश्चन और एक जगह पूछा है इसी टाइप से एक क्वेश्चन और पूछा है जिसमें आंसर आपका 2 आता है। तो आप कभी अगर पढ़े हो तो ऐसे ना देख लें कि रे यार 2 आता है 2 लगा के आगे बढ़ जाए, नहीं, आपको थोड़ा सा कर लेने की जरूरत है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसका बताओ फटाफट, इसका आप लोग बताएं। बिल्कुल अभिषेक जी सही है, आगे बढ़ जाइए फटाफट, आप लोग जवाब दें। आप लोग वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं थोड़ा सा शेयर भी करते रहें। कमेंट रुक गया है। जल्दी करें, चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए। ये कह रहा इसका डोमेन यक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। यक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। तो हम जानते हैं हम यक्स की पहले ऐसी वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं जिस पर आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसी वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो देख लो ये कहां कहां 0 होता है। पहले x² + 3x + 2, इसको 0 करके देख लो कहां कहां 0 होता है, या ये कह दो कि 0 ना हो तो कितना आ जाएगा, गुणा करने पर 3 आए, जोड़ने पर 2, तो कितना आएगा x² + 2x + x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितना होना चाहिए x + 2 + 1 x + 2 बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो x + 1 फैक्टर बना x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू ना तो -1 होना चाहिए ना तो -2 होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये आ गया। और दूसरा कंडीशन, हम जानते हैं कि log तभी डिफाइंड होता है, ऐसे यही पढ़े होंगे, log ax, तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए 0, और a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो लेकिन a की वैल्यू कभी 1 के बराबर ना हो, तब ये डिफाइंड होता है। तो देखो यहां x के जगह पर क्या है, x + 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू -3 से क्या बड़ी, और -3 से बड़ी तो इससे हम लिख सकते हैं -3 से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो आपका देखो आंसर जो आ गया क्या आ गया, डी। आंसर आपका क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, आंसर आपका कितना आएगा, डी आएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है अभिषेक जी का। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसको देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है शायद। ये देखो ये दिया है, ये लिखा है a* b बराबर ab/y कितनी है, 3 है। ठीक है, और यहां ab है, ये अल्फा नहीं है, ab। क्या कह रहा है, लेट प्लस बी ए बाइनरी ऑपरेशन, यहां बाइनरी ऑपरेशन से मतलब स्टार से है, ठीक ना। बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस बाई द रूल a* b बराबर दिया है ab/3 ना, तो देन द इनवर्स ऑफ 4*6, पहले 4*6 को ही सॉल्व कर लें। एलिमेंट कितना होगा, ये 4*6 को अगर देखें कैसे डिफाइंड है, a* b कैसे होता है, ab/3, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6 कितना 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना है। तो ये जो 4*6 लिखा है ये कोई और नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। क्लियर। अब
हमने अभी बताया इसके पहले क्वेश्चन, किसी का भी इनवर्स निकालना है तो पहले हमें आइडेंटिटी चाहिए। हम मान लेते हैं आइडेंटिटी ये है, तो ए को अगर हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, AE/3 बराबर ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी आइडेंटिटी 3 होगा। तो हमें 8 का समझो 4x6 दिया था ना, तो 4x6 मतलब 8 की इनवर्स बताना है। तो हम जानते हैं, मान लेते हैं 8 का इनवर्स बी है, तो इसको जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। और इसको सॉल्व कैसे करोगे, 8 इंटू बी आपको दिया गया है बाई 3 बराबर कितना होगा 3। तो ये आ जाएगा, देखिए 8b बराबर 3 त्रिक का 9, तो b बराबर जो आ जाएगा कितना आएगा 9/8। कहीं अगर दिख रहा है तो लगा के आगे बढ़ जाओ। 83, चलिए आगे बढ़ जाइए। 83 के बाद 84 पे आ जाओ फटाफट, ठीक है 84 पे आ जाओ फटाफट। 84 पर आप लोग आ जाएं, 84 पे आ जाओ जल्दी से। एट्टी 84 पे आ जाओ जल्दी से, 84 पे आए। जल्दी से जवाब दें। एट्टी 84 क्या कहता है जरा ध्यान दो। कह रहा है एफ एक्स बराबर कास माड एक्स है, जी एक्स क्या है साइन माड एक्स है। तो कह रहा बोथ एफ एंड जी आर इवन फंक्शन, बोथ एफ एंड जी आर ऑड फंक्शन, एफ इज एन इवन फंक्शन एंड जी इज एन ऑड फंक्शन, एफ इज एन ऑड फंक्शन एंड जी इज एन इवन फंक्शन। पहले इवन और ऑड का डिफिनेशन समझ लो। अगर किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, माइनस एक्स करें, एक्स के जगह पर माइनस एक्स कर दें और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स के बराबर ही आए तो फंक्शन आपका कहलाता है क्या, इवन। और अगर एक्स के जगह पर माइनस एक्स करें, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन आपका एफ कहलाता है क्या, ऑड। अब यहां अगर आप देखें ध्यान से तो एफ एक्स में भी क्या लगा है, कास मॉड एक्स लगा है, और जी एक्स में भी क्या लगा है, बोलो साइन मॉड एक्स लगा है। तो एक्स के जगह पर अगर हम माइनस एक्स यहां भी करें और यहां भी करें तो मॉड लगा होने से यह हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तब भी एफ एक्स रहेगा, और जी ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये भी कितना रहेगा, जी ऑफ एक्स ही रहेगा। तो दोनों फंक्शन आपका क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे, ए और बी बोथ। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ये दिया है इफ एफ ऑफ एक्स बराबर दिस, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। तो कह रहा है कि तो एक्स के जगह पर अगर 3 का क्यूब रूट रख दिया जाए, 3 का क्या रखा है, क्यूब रूट, तो आपको उस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। पहले इसको सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स सॉल्व करना आप जानते हो। 1 को रखते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इससे गुणा इसमें एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं ना, और इसको छोड़ देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर और इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा यानी एक्स स्क्वायर लेते हैं, देखो फिर अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे क्या करते हैं, इसको लिया, इसको छोड़ देते हैं, इसको इससे गुणा करो इसमें तो एक्स, और इससे गुणा करो इसमें तो कितना आ जाएगा, इससे गुणा करें तो एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 4। ये देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, एक्स क्यूब माइनस 1, और इसको देखो क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर कितना हो जाएगा 6। या आप इसी को ध्यान से देखें तो 2 एक्स का क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स के पावर 6। तो यानी ये देखो जिसकी एफ एक्स आया है, एक्स के जगह पर जो आपको वैल्यू रखनी हो 3 के पावर 1/3 रखना है, रख दो। तो इतना रखेंगे जब 3 के पावर 1/3 तो वैल्यू कितनी आएगी 2। 3 के पावर 1/3 और पूरे के पावर देखो कितना है 3 है, -1 प्लस
3 के पावर 1/3 और पूरे के पावर कितना है 6। तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 से 3 कैंसिल तो 3 बचा, 3 दूनी 6 और -1 यहां से 3 दूनी 6 +9 कुछ माइनस प्लस का कहीं कुछ हुआ क्या? ये देखिए -6 है, ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये माइनस में 9 आएगा। ठीक है ना, 9 और 1 10 माइनस में, तो 6 - 10 आंसर कितना -4। -4 जहां कहीं भी दिख रहा हो आप आंसर करें, आगे बढ़े। ठीक, -4 जहां भी कहीं दिख रहा हो करें, आगे बढ़े। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपकी दो बातें आ गई कि आप कैसे वैल्यू निकालोगे और दूसरी बात आ गई कि कैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो। 85, चलिए आगे बढ़ जाइए। 85 के बाद 86, 85 के बाद आप 86 पे आ जाओ जल्दी से। 85 के बाद आप 86 पे आ जाओ जल्दी से सब लोग बताएं। 85 के बाद 86 पर फटाफट सब लोग जवाब दें 86 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर, ए आई डिनोट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। एंटी सिमेट्रिक का डिफिनीशन तो देखो जरा, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी डिफिनीशन पढ़े हो तो जरा ध्यान दो क्या होता है। क्या होता है? पहला जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और तीसरा क्या होता है? चलो इसी में लिख देते हैं, एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तीसरा चौथा क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव के बाद इसी में एक होता है पांचवा रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस होता है। और छठवां कहीं कहीं कभी कभी पूछता है पार्शियल आर्डर। पार्शियल आर्डर रिलेशन होता है। इतना है, सही है। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है बताओ? रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर यहां आपको दिया है आइडेंटिटी रिलेशन को ए से दिया है, या इसी को कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा जाता है, डायगोनल रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। कह रहा है अगर डायगोनल रिलेशन के अंदर पूरी तरह से क्या हो जाए, कंटेंट हो जाए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा, अगर किसी रिलेशन का इनवर्स निकाला जाए, वो रिलेशन खुद उसी के बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इनवर्स रिलेशन का आर के साथ इंटरसेक्शन कर दिया जाए, ये आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हो जाए, कंटेंट हो जाए, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव क्या होता है? आर रिलेशन का आर के साथ ही कंपोजिशन कर दो, ये आर का ही सबसेट हो जाए तो ट्रांजिटिव होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। पार्शियल आर्डर रिलेशन क्या होता है? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो पार्शियल आर्डर रिलेशन होता है। तो यहां केवल आपसे पूछा गया था कौन, एंटी सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है? तो रिलेशन का उसके इनवर्स के साथ जब भी इंटरसेक्शन करते हो तो डायगोनल एलिमेंट के सारे आते हैं, या आइडेंटिटी रिलेशन का हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 87 पे आ जाओ, सब लोग जल्दी से बताएं 87 में क्या होगा। बिल्कुल बाबू, 87 का जवाब दें फट से। 87 में क्या होगा, क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसको देखेंगे पहले। कह रहा है इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जीपी का पहला टर्म जो दिया गया है x से दिया गया है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो कह रहा है x लाई इन द इंटरवल, x किस इंटरवल में होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए। a के जगह पर आपको x दिया है। यस इन्फिनिटी आप जानते होंगे क्या होता है, a/1 माइनस क्या होता है, r इज द कॉमन रेशियो। ठीक, हमें यस इन्फिनिटी की वैल्यू दी गई है, कितना दी है, 1/3 दिया गया है। a की वैल्यू x दिया है और 1 - r, सही। अब इसको थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा काम कर लें तो ये 1 - r बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू इधर कर दें 1 - 3x हो जाएगा। ये
और हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में यह सम तभी आता है जब मॉड आर लेस देन कितना होता है 1, यानी आर की वैल्यू जब +1 से -1 से कहां हो जाए, +1 के बीच में हो जाए, यही होता है तब आपका ये इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का ये आता है। तो हमें आर में कंडीशन जानकारी है आर का, हमें एक्स के बारे में बताना है। चलिए एक्स के बारे में करें, देखें आर देखो क्या है, आर -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसको इंप्लाइज कर दें आर की जगह पर -1 से बड़ा होगा 1 - 3x लेस देन 1 होगा, पूरे इक्वलिटी में 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -2 से बड़ा हो जाएगा -3x और लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 से -3x दिख रहा है तो क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 से बड़ा हो जाएगा 3x और 2 से क्या होगा, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज हो जाती है, 3 से विभाजित कर दीजिए तो 0/3x और 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 0 से, ध्यान दीजिए 0 से बड़ा हो गया x और 2/3 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 0 से बड़ा और 2/3 से छोटा कहीं अगर x दिख रहा है तो आप ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए, तो आपका डी ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए 88 पर, 88 पे आ जाओ सब लोग, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाइए फटाफट क्वेश्चन करिए। 88 कह रहा है, ये है कह रहा है आर के पावर n का इनफाइनाइट टर्म का सम अगर r है, जहां पर अभी जो फार्मूला आप लगाए हो मॉड r लेस देन 1 है, तो देन इसका बताओ कितना होगा, इज इक्वल। ठीक है, तो आपको किसी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम दिया हुआ है, उसके टर्म के स्क्वायर का ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आपसे पूछ रहा है। तो ये देखो, ये अगर देखें तो यही तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, r² r³ ऐसे, ठीक है ना। तो इसका सम हमको कितना दिया गया है, पूरे का सम यस दिया है, जबकि हम फार्मूला जानते हैं इसका देखें पहला टर्म 1 है और क्या होता है 1 - r बराबर कितना होता है यस। तो यहां से हम लोग क्या करें, यहां से क्या करें, पहले हम r की वैल्यू को थोड़ा सा देख लें, फाइंड आउट कर लें कितना होगा। तो 1 बराबर यस -r s, तो यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा तो r यस बराबर होगा s -1, तो यहां से हम देखें r की वैल्यू जो होगी वो s -1 अपान कितनी होगी, s होगी। देखो ध्यान से, कुछ आपको करने नहीं है। अब इस वाले ज्योमेट्रिक सीरीज पर थोड़ा सा ध्यान लगा लें, इस वाले पर, तो अगर इस वाले ज्योमेट्रिक सीरीज को देखें तो ये क्या होगा, पहला टर्म तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या जाएगा r² हो जाएगा, फिर देखें r के पावर 4 r के पावर 6 ये वाला हो जाएगा। तो इसका अगर आप कॉमन रेशियो देखेंगे, कॉमन रेशियो तो r² आ रहा है, ध्यान दीजिए r² आ रहा है, तो इसका सम जब लिखोगे तो कितना आएगा 1/1 - r², जहां r था उसके जगह पर क्या हो जाएगा r²। हम r की वैल्यू निकाल चुके हैं, उठा के इसमें रख दो, बस आपका काम खत्म। 1/1 - s -1 का होल स्क्वायर अपान कितना होगा s² होगा। एलसीएम ले लीजिए, काम आपका फाइनल। तो एलसीएम लेगो, देखो यहाँ s² ऊपर आ जाएगा, s², ध्यान दीजिएगा ऊपर s² चला जाएगा और नीचे s² माइनस s -1 का कितना होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको थोड़ा सा, अगर मान लिया इसके रूप में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, तो कितना होगा s² अपान s² माइनस s² -1 प्लस कितना 2s। तो s² से s² कैंसिल, हमारा आंसर जो आ जाएगा s² अपान 2s -1। ये देखो ये आंसर हो गया। कहीं अगर दिख रहा है इसको आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, बिना कुछ लेट किए हुए फटाफट। ठीक, सही है। गुड इवनिंग विकास जी, गुड इवनिंग। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ जाइए। 89 का देखिए, ये आपका देखिए पी टेस्ट होता है इनफाइनाइट, इसमें सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज जब आप पढ़ोगे तो इसमें एक आता है पी टेस्ट आता है। पी टेस्ट क्या, अगर सीरीज 1/n के पावर p टाइप से लिखा है,
ये सीरीज। तो इसके 3 कंडीशन होते हैं। क्या? अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो कन्वर्जेंट होता है, और P की वैल्यू अगर लेस देन R इक्वल टू 1 हो गया तो ये क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। सीधे सीधे ये टेस्ट ही है। सही है। तो आपसे पूछ रहा है ये कन्वर्जेंट कब होगा, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। देखो यहां पर P छूटा है, तो प्लस सब में लगा, ये प्लस है, ये 2 टू पावर P ही है। ये लिखा है 1 के पावर P प्लस 1/2 टू पावर P, 1/3 के पावर P, 1/4 के पावर P, ऐसे है। ठीक। वही ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमने कहा, वही ज्योमेट्रिक सीरीज कह रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज है, इस टाइप से है, तो P टेस्ट कहता है ये। अब देखो, जैसे आपसे कहीं पूछ ले 1/n वाली सीरीज क्या होगी, यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/4, इस सीरीज का सम की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या होगी वो कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। क्यों? यहां देखें तो P की वैल्यू कितनी है? 1। अगर कह दें सीरीज 1/n स्क्वायर की बताओ कि ये कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, तो आप अगर यहां से कंपेयर करें तो यहां P की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है? कन्वर्जेंट है। जैसे आपको कहीं मिल जाए कोई सीरीज, ऐसे लिखा है 1/3/2, आपसे पूछे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, खटाक से P पकड़ो। P यहां पर आप देखेंगे तो 3/2 है, और 3/2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी के लिए कन्वर्जेंट होता है। कहीं आपको मिल गया कोई सीरीज 1/n के पावर 1/2, और आपसे पूछे कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो आप तुरंत P को पकड़िए। P की वैल्यू जो है 1/2 है, और ये लेस देन किससे होता है? 1 से, और 1 से लेस देन हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया। ठीक। तो ये आपका P टेस्ट होता है। ये हमेशा हमेशा सही होता है कब? जब P ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए फट से, आगे बढ़ जाइए फट से। 90 के बारे में बात करें, बताएं फटाफट। अगर 90 के बारे में आप बता सके तो बताएं। ठीक। आप इसका जवाब दें फटाफट, इसका जवाब जल्दी से दें। क्या होगा? ये इतने सीक्वेंस दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसका सम फाइनाइट, जिसका लिमिट फाइनाइट ना हो। सीरीज में सम होता है, सीक्वेंस में लिमिट होता है। तो सीक्वेंस ऐसा जिसकी लिमिट या तो एग्जिस्ट ना करें या तो फाइनाइट ना हो। अब देखो जैसे ये सीक्वेंस को देखो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/n लिख सकते हैं। n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 1 आएगी। n जब इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगा यानी इसकी फाइनाइट लिमिट आ रही है। इस सीक्वेंस की देखेंगे लिमिट तो 1 आएगी। जब n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो नन ऑफ दिस दिया गया है। इसको देख लें, n की वैल्यू 1 करो तो इसका लिमिट देखो, इसका सम कितना आएगा? 0। और जब n की वैल्यू 2 करो तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। n की वैल्यू 3 करें तो ये 0 आएगा। n की वैल्यू 4 करें तो ये देखो, ये एक बार ये माइनस होता जाएगा, एक प्लस। जब माइनस होगा तो दोनों जुड़ करके 0, और जब ये प्लस होगा तो दोनों का जुड़ करके क्या? 2। तो 0 2 0 2 ऐसे मिलता जाएगा। यानी इस सीक्वेंस की हमको 2 लिमिट मिलेगी। क्या? 0 और 2। और जब किसी सीक्वेंस की एक से ज्यादा लिमिट मिलती है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। जैसे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा देखते होंगे इस वाले सीक्वेंस को, अगर थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं तो ये वाला सीक्वेंस देखते हैं जिसका टर्म आता है 1 - 1 1 -1 1 -1 1 -1 1। ये वाला, ये भी ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है जिसके 2 टर्म हैं 1 और -1। इसकी लिमिट भी 2 आती है। अगर आप इसमें आड n की वैल्यू आड है तो लिमिट 0, और n की वैल्यू इवन है तो लिमिट 2। तो 2 लिमिट, एक से ज्यादा लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं नॉट कन्वर्जेंट, या क्या होता है? ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होता है। तो ये आपका आंसर सत्य है। ठीक, ये आपका सत्य है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति राय जी। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ फट से। 91 में देखो क्या है, ये क्या कह रहा है? ये आपको लिखा हुआ है
ये तो आपको ये कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू, यानी देखो इबियन वाला देखो पूछ रहा है, इबियन वाला सम, ठीक। तो हम जानते हैं अगर ये लिखा है तो इवन और आड कुछ भी हमको अगर अलग करना है तो एक बार x की वैल्यू 1 कर दो, एक बार x की वैल्यू -1 कर दो, तो देखो एक बार प्लस 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 आ जाएगा, एक बार 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस जोड़िए कि घटाइए, जो आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। हम पहले x की वैल्यू 1 को पुट करते हैं, यहां देखो तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 आएगा। 1 बराबर कितना होगा जरा बताओ जरा, a0 a1 a2 a3 कहां तक जाएगा, a2n तक जाएगा। अब क्या करें, x की वैल्यू -1 पुट कर दो। जब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहां देखो, यहां ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, 3 के पावर n हो जाएगा। 3 के पावर n बराबर कितना आ जाएगा बोलो। जब x की वैल्यू -1 की हो तो जो 8 वाला पावर है वो सब माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा देखो, a0 -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 ऐसे होता चला जाएगा। और ये तो आपका a के पावर 2n है तो प्लस से रहेगा a2n। तो जरा ध्यान दो, इसमें आप देखें तो इवन वाला प्लस है और इसमें देखें तो ये 8 वाला क्या है, ये इसमें सब प्लस है। तो हमें किसका चाहिए, इवन का चाहिए। तो क्या करें, दोनों को हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा। देखिए हमको बस ये वाला ही चाहिए, देखो जो पूछा है, अगर 8 वाला पूछा हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमको मिल जाता, लेकिन हमको a0 a2 a4 चाहिए। तो देखिए दोनों को जोड़ देने से ये वाले देखो कैंसिल, जोड़ देने से 8 वाले अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो आपको चाहिए वो मिल गया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 3n + 1 बराबर देखो 2 टाइम a0 भी रहेगा, a2 भी रहेगा, a4 भी रहेगा और क्या रहेगा, a2n भी रहेगा। ठीक, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए इसको इधर डिवाइड कर दो। 3 के पावर n + 1 बाई कितना हो गया 2, ये बराबर कितना आएगा, a0 a2 a4 ऐसे a2n। ठीक, तो अपने आप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं, ऐसे हो गया काम खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए फटाफट। आज सब लोग जुड़े नहीं, सब लोग कहां हैं, चलिए कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे, हम लोग अपना काम कर लेते हैं। 91 हो गया, तो अब क्या जाएंगे 92। कह रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो होगा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। देखो हम लोग पढ़े हैं ये आपका होता है कि अबेलियन ग्रुप अगर है, अबेलियन ग्रुप अगर है तो इसका जो सब ग्रुप आएगा, सब ग्रुप ये भी क्या होता है, अबेलियन होता है। इसका सब ग्रुप भी क्या होता है, अबेलियन। और अब एवरी अबेलियन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को ध्यान से, इसी क्वेश्चन को पूछा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉट नहीं लगाया है, क्वेश्चन पूछा है तो उसमें ऑप्शन आता है क्या, नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोग देखते नहीं हो, खटाक से एक आध बार पढ़े होते हैं, कहते हैं आंसर नॉर्मल आता है, नॉर्मल लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़ के पूरा क्वेश्चन आप करिए। ये क्वेश्चन जीआईसी में और पीजीटी में शायद आया हुआ है और उसमें ये नॉट नहीं लगा है। पूछा है क्या, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज, तो इज क्या होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन यहां क्या लगा है, नॉट। ठीक ना, तो हम ये जानते हैं, ध्यान दो, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। लेकिन अबेलियन साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। अबेलियन डज नॉट इंप्लाइज साइक्लिक। तो हमसे पूछा है कि अबेलियन
सब ग्रुप है, कोई सब ग्रुप है, अबेलियन है, तो क्या नहीं होगा? तो अबेलियन कभी भी साइक्लिक को इंप्लाइज नहीं करता, तो साइक्लिक नहीं होगा। बखिया अबेलियन सब ग्रुप अबेलियन भी होता है, नॉर्मल भी होता है, क्या नहीं होता है? साइक्लिक नहीं होता है। काम खत्म, साइक्लिक। सही, चलिए आगे बढ़ जाइए। ये कह रहा है, देखो वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन बहुत अच्छा जवाब है इसका, और बहुत छोटे में जवाब है। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला होता है, देखिए थोड़ा सा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर, ए डॉट बी के मॉड के स्क्वायर का योग हमेशा हमेशा दोनों नंबरों के मॉड के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये। तो ध्यान दो जरा, यहां से अगर आप कंपेयर करें तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी के स्क्वायर की जगह पर क्या दिया है? 144 दिया है, और मॉड ए की वैल्यू क्या दिया है? इतना, तो ये हो जाएगा 16 मॉड बी का स्क्वायर बराबर 144। और आप जानते हो 16 9 144 होता है, तो मॉड बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो यहां से आपको मिल जाएगा मॉड बी की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। मॉड बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। फटाक से काम आप कर दीजिए फटाफट। आंसर हमारा कितना? 3। और ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन कम से कम 10 बार आपके एग्जाम में पूछा है, 10 बार। ना तो जीआईसी बचा है, ना तो पीजीटी बचा है, ना तो टीजीटी बचा है, एलटी आपके सामने है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं, ये जान लेना। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, छोटा सा फार्मूला है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं, जान लीजिए, हर साल। ठीक है, तो जल्दी करें, जल्दी करिए, जल्दी से। 94 देखो क्या है, कह रहा है एफ एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2 वाई जेड के देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल एफ, कर्ल का डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है 0, और अगर नहीं जानते तो पहले कर्ल निकालो, कर्ल निकाल करके डाइवर्जेंट। ध्यान दो, अगर कोई भी जैसे वेक्टर एफ है, ध्यान दे लो, नहीं जानते तो हम बता देते हैं थोड़ा सा, एफ आई F2J प्लस F3 के डायरेक्ट फार्मूला होता है कि डाइवर्जेंट कर्ल क्या होता है? 0 होता है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका कर्ल जो डिफाइंड होता है F का, वो क्या डिफाइंड होता है? आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। F1 पहले लिखते हैं, फिर F2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? F3। ये डाइवर्जेंट आता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका क्या निकाल दीजिए? डाइवर्जेंट निकाल दीजिए। तो कर्ल की वैल्यू पहले निकाल दो। देखो आपके पास F1 की वैल्यू पता है, F2 की वैल्यू पता है, F3 की वैल्यू पता है, तो कर्ल F कितना आएगा? जल्दी से, आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड। तो यक्स के जगह पर, यहां F1 के जगह पर देखो क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। F2 के जगह पर अगर देखें तो यक्स जेड है, और F3 के जगह पर देखें तो 2y जेड है, ए है। तो यहां से अगर हम देखें इसका आई कैप, इधर देखो, इसको छोड़ते हैं, इसको, इसका तो कितना आएगा? 2z, और इसका करेंगे तो कितना आएगा? -x। फिर -j करोगे तो इसका छोड़ते हो, इसका करोगे, देखो इसका करोगे कितना आएगा? 0, और इसका करोगे तो ये भी 0, फिर +k करोगे। ध्यान दो, अरे यहां देखो ये सही है, नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो 0 तो ही होता है। और फिर k करोगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो इसको देखो z, और इसको करोगे इधर से तो -x²। ठीक, y गया y से। ये यानी कि कर्ल F जो आपका आ गया, ये देखो बस निकालना आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है डाइवर्जेंट कर्ल F बराबर 0। तो कर्ल F जो आ गया आपके पास वो कितना आ गया? 2z - xi कैप, और j वाला तो 0 है, 0.j, फिर प्लस
के साथ में जो है z माइनस एक्स स्क्वायर आप कितना होता है, के होता है, ये कर्ल है। और आप जानते हो कोई भी वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंट क्या होता है, जैसे यही वेक्टर लिखा है, इसका डाइवर्जेंट क्या होता है, सीधे सीधे तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ अगर किया जाता है तो डेल f1 अपान डेल एक्स प्लस डेल f2 अपान डेल वाई प्लस डेल f3 अपान डेल जेड, सही ना। यही होता है कि मतलब i के साथ जो लगा है उसको x के साथ, j के साथ जो लगा है उसको y के साथ, जो k के साथ लगा उसको z के साथ करके कर दीजिए। तो ये देखो आ गया, इसको x के साथ करो, इसका डाइवर्जेंट निकालो, इसका डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ f, तो इसका निकालेंगे तो इसको x के साथ तो कितना आएगा, -1 आ गया। और इसको क्या करोगे, इसमें तो है ही नहीं तो ये तो 0 आ जाएगा। और इसको देखो k वाले को z के साथ करेंगे तो कितना आएगा, +1 करेंगे, 1 और -1 निकल के क्या आ गया, 0 आ गया, काम खत्म आपका। ठीक, ये चीज हो गया। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर आज की बात यही खत्म कर देते हैं। ये है वेक्टर वाले क्वेश्चन, ए और बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स देन वी ऑफ, यानी कि डेल ऑफ किसका, ब्रैकेट में लिखा है आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये लिखा है। और आप जानते हो ये जो लिखा जाता है वेक्टर वो क्या होता है, आर वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर होता है। ये जो ब्रैकेट में लिखते हो इसका फार्मूला ये होता है। और अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हो तो आप जानते हो डेल आर वेक्टर डॉट एक कांस्टेंट वेक्टर, तो इसका जो वैल्यू आता है सीधे सीधे कितना आता है, ए आता है। ठीक है, सीधा सीधा आर डॉट ए का अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो तो उसमें वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, ए आती है। अब यहां देखो, इससे दोनों से कंपेयर कर लो सीधा सीधा, यहां ए के जगह पर क्या है आपका, यहां अगर आप देखें तो दोनों फार्मूले से आप सीधा सीधा अगर कंपेयर करें तो ए के जगह पर यहां क्या है, ए क्रॉस बी है, तो इसका जब आएगा आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, ए क्रॉस बी। सीधे देख लो, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तुरंत खड़ाक से आंसर लगा दीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल डाइवर्जेंट कर्ल ग्रेडियंट पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। और डायरेक्ट आपको फार्मूला पता, जैसे इसके पहले किए हो, डाइवर्जेंट कर्ल, आप किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंट निकालते हो ये 0 आता है हमेशा, चाहे जो वेक्टर आपको दे दे। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप समझिए कि आपको उसको ये नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुरंत टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये आज का यहीं तक काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे मिला जाएगा तो फिर से आगे क्वेश्चन किया जाएगा मंडे को। ठीक है, 95 हो गया, इसमें 20 और 5 25 क्वेश्चन और बचे हैं। किसमें, एलटी वाले पेपर में, ये सब एलटी के पेपर का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन बचा है, फिर हम लोग इसको मंडे को करेंगे। मंडे को ये रहेगा कि मंडे को कोशिश किया जाएगा कि खत्म हो जाए, ठीक है ना, और नहीं होता तो ट्यूसडे में खत्म कर देंगे पेपर। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू किया जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो जो आपके सिलेबस में है जैसा भी, और आपका मंडे को ये भी क्लियर हो जाएगा मंडे को कि आपके सिलेबस में कोई बदलाव होगा कि आपका सिलेबस वही रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मंडे को ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो क्लियरिटी होगी पढ़ाई लिखाई की वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक, फिर मंडे को मिलेंगे तो इससे आगे बात